का लोकल टाइम 9 घंटे साढ़े 7। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज मी हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और ये सफ़र भी अब ख़त्म होने को है। कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबकी जो नज़रें हैं वो ट्रॉफी पर हैं कि वो क्या इंडिया के हिस्से में जाती है या फिर वो साउथ अफ्रीका के पास जाती है। कल का दिन जो है वो बहुत अहम होने वाला है और आज हम दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम बहुत बार ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ट्रॉफी किसकी किस्मत में आती है। बिल्कुल, दोनों टीमें अनबीटन है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वर्ल्ड कप की डिजर्विंग टीम है, कोई मैच नहीं हारी। और जो टीम टाइटल जीतेगी ओबियसली वो ऐसी वर्ल्ड चैंपियन होगी जो पूरे वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में होगा कि अनबीटन रहे और वो ट्रॉफी उठाएंगे। और मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा फाइनल है ये। बिल्कुल, कल बहुत ही हिस्टोरिक दिन होने वाला है। देखना भी है कि किसके हिस्से में ट्रॉफी आती है। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं रमीज राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जनाब वाला हजरात, कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। रमीज भाई, आप तो बारबाडोस में हैं और उधर का थोड़ा सा अगर एनवायरनमेंट शेयर करना चाहें। देखिए, सख्त गर्मी है बाहर जो है वो, मैं ये कैमरा लेके जब जाता हूँ ना तो वो गर्मी से ये कैमरा बंद हो जाता है, आप सोच लें। सो बट कंडीशंस जो है वो ठीक है। थोड़ी सी बारिश हुई थी बट अब क्लियर है, तो कल भी होपफुली ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो एक काफी रेन डे अवेलेबल है। जी जी जी, और रिजर्व डे भी अवेलेबल है। बिल्कुल, ये अच्छी न्यूज़ है जी। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी ज्वाइन स्टूडियोज करते हैं। में भी बिल्कुल हमारे साथ अजहर अली साहब मौजूद हैं, इजहार बाजवा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आज तो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त खाना भी खाया है माशाल्लाह, तो एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल सही है। बहुत जबरदस्त। और उसके बाद फिर रसमलाई भी अगर आप खा लें कितना अच्छा लगे। आप थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही हैं। क्योंकि मेरे तक रसमलाई नहीं पहुंची, रसमलाई का हिस्सा नहीं पहुंचा, तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो हूँ। बिल्कुल। और फिर हमारी टीम फाइनल्स में भी नहीं पहुंची, जाती तो है, ये जाती है, लोग खा गए आप ये कैसे कोई प्रोड्यूसर साहब की मुझे साजिश लग रही है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। और रमीज भाई की मेरा ख्याल है वॉल्यूम भी जरा हम टीम से बोलेंगे। प्रोड्यूसर साहब, अगर आपने रसमलाई खा ली है तो आप इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दें। अच्छा रमीज भाई, जैसे कल एक बड़ा मुकाबला, बड़ा फाइनल, दोनों टीमों के पास जैसे हम प्लस माइनस और जो बेनिफिट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात तो करेंगे। मैं स्टार्ट कैप्टनसी के हवाले से करना चाहूंगा। मार्करम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं देख रहा था कि उन्होंने अभी तक आईसीसी के अंडर 19 के वर्ल्ड कप में चैंपियन ट्रॉफी, ये जो भी इवेंट हुआ और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी अभी तक अनबीटन ऐसे कैप्टन है जो कोई मैच एज ए कैप्टन नहीं हारे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ऐसे कप्तान के ओबियसली 2 फाइनल चैंपियन ट्रॉफी खेले और अभी वर्ल्ड कप का खेले और अभी इस दफा फिर हैं। उनका ये सेल्फलेस कैप्टन होना, ये बहुत बड़ी बात की जा रही है कि ऐसा प्लेयर इवॉल्व हुआ है कैप्टन के तौर पे जो बिल्कुल सेल्फलेस है। तो आप दोनों कैप्टन का कंपैरिजन कैसे करते हैं? दोनों इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स हैं, दोनों का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। और फिर दोनों जो है ना वो, जिसको टर्म हम कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये दोनों ये करते हैं। मुझे मार्करम इसलिए ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी ना, ये एक तरह से इनकी जो सोच थी और इनकी सिलेक्शन जो थी ना, वो एक वन डायमेंशनल सी होती थी। बैटिंग भी स्पिनर लगा दो फंस जाएंगे, तेज बॉलिंग के ऊपर बेस करती थी अपनी ये ब्रिलियंस। इसी तरह से तेज बॉलिंग को इनके बैटर्स अच्छा खेलते थे। बट अब बहुत ज्यादा चेंज आ गया है विद पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए कि इन्होंने रियलाइज किया है कि एशियन टीम्स को हराना और सब कॉन्टिनेंट में जाके और कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए इनको चेंजेस लानी है। सो अब 2 स्पिनर्स खिलाते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं और फिर नंबर 3 पे खुद बैटिंग करते हैं मार्करम, और बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। चेंजेस ठीक करते हैं, रिलैक्स कैप्टन है, प्रेशर ज्यादा है। रोहित शर्मा की क्या बात है, वो तो आई थिंक उनके डीएनए में एक तरह से रिलैक्स उनका डिमीनर है। और टीम बहुत बड़ी है। देखिए, भारत की जो टीम है ना इस वक्त, ये सीखने वाली बातें हैं कि किस तरह से स्किल लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ लेके जाना है। और जहाँ पे जैसी मर्जी कंडीशंस हो, फ्लैट कंडीशंस हो, टेस्टिंग कंडीशंस हो, इनके बॉलर्स भी एडजस्ट कर रहे हैं और बल्लेबाज भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा। वही बात है, बैटल ऑफ नर्व्स है, उस दिन कौन अच्छा खेलता है। पिच को देखते हुए आई थिंक ये पिच थोड़ी सी फ्लैट होने वाली है, तो हाई स्कोरिंग यहाँ पे रन होंगे। बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं। अजहर अली साहब, जानेंगे दोनों टीम्स के हवाले से। दोनों टीम्स की अगर बात करें, अनबीटन है अभी तक, और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, बैलेंस की बात करें, तो किसका कॉम्बिनेशन आपको पसंद है और ज़्यादा बैलेंस बेहतर किसका? मेरे ख्याल में इंडिया स्लाइटली अहेड, जिसको कहते हैं। बहुत कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका का भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के पास एक एक्स्ट्रा, समझ लें कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी उनके पास मौजूद है
और उनके जो डिफरेंट कंडीशंस में खेलने के लिए उनके पास थोड़ा सा जिसको कहते हैं वो बेहतर इन कंडीशंस में लगते हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरह रमीज़ भाई ने कहा कि विकेट बहुत अच्छा होने जा रहा है। जितने मैचेस हमने बारबाडोस में देखे हैं पहले बैटिंग करके बड़े टोटल्स हुए हैं लेकिन उसको चेज करना मुश्किल हुआ है। तो आई थिंक टॉस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीत जाता है तो एक मैच इवन हो जाएगा। फिर आई फील कि फिर शायद स्लाइट एडवांटेज टू साउथ अफ्रीका हो जाए। और अगेन इंडिया और साउथ अफ्रीका ने थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है तो डिफरेंस करना दोनों टीमें में बहुत मुश्किल है। अगेन वही मैं बात कहूँगा इंडिया के थोड़ा सा स्लाइटली अहेड है। ठीक है, इजहार बाजवा साहब। देखिए जिस तरह रमीज़ भाई और अजहर भाई ने बात की कि दोनों टीम बहुत ही वेल बैलेंस्ड है और दोनों टीमें तमाम बॉक्सेस टिक करती हैं। टॉप ऑर्डर देख लें दोनों टीमों का बहुत ही ज़बरदस्त है। इंडिया के पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, फिर पंत बहुत अच्छी फॉर्म में है। इसी तरह साउथ अफ्रीका का भी टॉप ऑर्डर है। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, नाउ देयर फाइंडिंग फॉर्म। लीजा हेंड्रिक्स है, क्विंटन डिकॉक है या मार्करम है। मिडिल ऑर्डर में भी दोनों के पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। साउथ अफ्रीका के पास मिलर हैं या क्लासन है या स्टब्स हैं, अच्छे प्लेयर हैं। इसी तरह इंडिया के पास सूर्या कुमार यादव अमेजिंग प्लेयर, अक्षर पटेल बहुत अच्छी फॉर्म में है, दुबे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन ऑलराउंडर्स दोनों के पास बहुत अच्छे हैं। ऑलराउंडर्स का अगर कंपैरिजन करें वो भी दोनों के बहुत आउटस्टैंडिंग है। मार्को येंसन व्हाट एन ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म से तेज़ पिचेस पे बहुत ट्रबल करते हैं। बैटिंग में भी वो लो डाउन द ऑर्डर हिटिंग कर लेते हैं। इंडिया के पास पांड्या है उस तरह का, फास्ट बॉलर्स भी दो, तो इट्स वेरी हार्ड टू सेट दिस टीम अपार्ट। तो आई थिंक ऑन द डे जो टीम बेहतर खेलेगी वो दूसरी टीम को पिछाड़ देगी। कुछ मैचअप्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, कैसे जो पावर प्ले में इंडिया के बैट्समैन हमेशा से अटैक करते हैं उसको काउंटर करने के लिए क्या साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी। आया वो फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, नॉकी, रबाडा या जैनसन के साथ, या फिर वो ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं कि महाराज को पावर प्ले में ओवर्स कहें, क्योंकि महाराज एक ये ऐसे रोहित शर्मा और विराट कोहली को स्लो लेफ्ट आर्म से स्पिन से थोड़ा वो ट्रबल कर सकते हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स और मैचअप्स होंगे जो डिसाइड करेंगे क्या आउटकम होता है गेम का। बिल्कुल रमीज भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे टॉस के वाले से भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ में टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ साथ मैं दूसरा आपसे रोहित शर्मा के वाले से जानना चाहूँगा क्योंकि भारत हर मैच में देखता है कि वन साइडेड अफेयर कर देता है कि रोहित शर्मा 10 या उससे ज़्यादा ओवर खेल जाते हैं। अगर अज्यूम करें कि रोहित शर्मा को वो कामयाब हो जाते हैं जल्दी आउट करने में, तो इन दैट केस क्या भारत वो सर्वाइव कर पाएगा? और सेकेंडली भारत की विक्ट्रीज जो हमने देखी 90% वो पहले खेल के उन्होंने हासिल की हैं, तो साउथ अफ्रीका का टॉस जीतता है तो क्या वो फिर कोशिश करेगा पहले बैटिंग करके और इनको चेज में डाले? देखिए, भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैटिंग पहले या बाद में, क्योंकि अभी बात कर रहे थे बॉक्सेस टिक किए हैं उन्होंने, और फिर ये कि जैसे जैसे फाइनल की तरफ बढ़े हैं वो मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज उतना बड़ा होता गया इनका, और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद जायसवाल को ओपन करवा दें और विराट को 3 पे ले आएं और दुबे को ना खिलाएं। ये एक आधी चेंज पता नहीं फाइनल के लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसी रिदम और उसी 11 के साथ जाना है। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो जाएगी। फिर प्रेशर भी पड़ सकता है बैटिंग लाइनअप के ऊपर, क्योंकि ये क्या है बहुत अच्छा रोहित कि चाहे विराट जल्दी आउट हो जाएं या 1-2 विकेटें गिर जाएं, ये अपनी गेम को चेंज नहीं करते हैं और काउंटर पंच के थ्रू ये फिर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। तो इनके जो विकेट है वो दैट बी लाइक 30-35% ऑफ बैटिंग विक्ट्री होगी। साउथ अफ्रीका की टैक्टिक्स जो है वो काम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्लैट पिच पे और लाइन होगी, स्पिनिंग ट्रैक होता है, उस पर कैसे खेलना है। असल में जो रियल ट्रीट होने वाला है वो है क्लासन वर्सेस भारतीय स्पिनर्स के। क्या अगर फ्लैट पिच है तो क्लासन जो है वो फिर सख्ती से काम आ सकते हैं, और अगर स्पिनिंग ट्रैक हो जाता है ये इवेंचुअली और भारत सेकंड टाइम अगर बॉलिंग करता है तो फिर ये मिडिल ऑर्डर जो है फंस सकता है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल। अच्छा, जब हम दोनों टीम्स के की प्लेयर्स करते हैं कल फाइनल के लिए, व्हाट डू यू थिंक दोनों टीम्स में की प्लेयर्स कौन से हैं? इंडिया के लिए तो मेजर रोहित शर्मा इज बैटिंग डिपार्टमेंट में स्पेशली अमेजिंगली इन गुड फॉर्म, अटैक करते हैं। फिर मिडल में आपके पास सूर्य कुमार यादव ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक इनिंग्स को उस तरह कंटिन्यू करते हैं मिडिल ऑर्डर में। तो बॉलिंग में अगर आ जाए तो जसप्रीत बुमराह थ्रू आउट द टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और जहाँ भी प्रेशर आता है, जहाँ भी विकेट चाहिए,
कप्तान को या टाइट ओवर्स चाहिए तो बुमराह के पास बॉल जाता है। स्पिनर्स में कुलदीप यादव हो जाएं, अक्षर पटेल हो जाएं, ये उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका के पास देखें उनके प्लेयर्स, उनकी एक अच्छी चीज़ रही है कि मिक्स परफॉर्मेंस रही है उनकी। तमाम प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं मैच जिताए हुए हैं। तो आई थिंक कि उनके जो भी मैच विनर्स हैं, जिसमें क्विंटन डिकॉक हैं अप एट द टॉप, फिर क्लासन हो गए और इन द मिडल फिर माकरम की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत काम आ सकती है। बॉलिंग में उनके पास नोकिया, पेस है उनके पास, महाराज स्पिन डिपार्टमेंट में रबाडा, और उसके बाद शम्सी का देखना होगा इंडिया के खिलाफ कितना इफेक्टिव होते हैं। बाकी मैचेस में तो देखा कि वो स्पेशली अगेंस्ट जो टीम्स स्पिन को हल्का खेलती हैं थोड़ा सा, उसमें तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन इंडिया स्पिन को बहुत ज़बरदस्त खेलती है। तो लेट्स सी कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अनाउंस करना चाहेंगे कि हमारा जो आज का क्विज है, अगेन आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन पहले हम आपसे क्विज पूछ लेते हैं। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में, जो कि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के बीच में हुआ, उसमें प्लेयर ऑफ सेमीफाइनल हुआ था। सेमीफाइनल में जी, वो प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? अगेन ऑप्शंस हम आपको स्क्रीन पर दे देते हैं, लेकिन अगर हिंट की बात करें तो आज क्या मैं दे दूं? दे दें, आप दे दें। आज आप दे दें। मैं दे दूं, आज मैं देता हूँ। सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका हार गया था। नहीं, प्लेयर का बताना है हमने। नहीं, आपने प्लेयर का हिंट देना है कि कौन से वो प्लेयर है। अगर हमने हिंट दे दिया, आई थिंक फॉरन सब टच कर लेंगे, पता चल जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है गूगल करने दे, गूगल ही करने दे, क्योंकि हिंट जो है ना, अगर हमने दे दी तो उससे फॉरन से आप लोगों को पता चल अच्छा, जाएगा। मैं आपसे रोहित शर्मा की हमने बात की, उनका ऑब्वियसली आपने एक्सप्लेन किया। विराट कोहली का भी थोड़ा सा प्रेशर तो कहीं ना कहीं टीम पे आ रहा है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लेयर, उस पर कोई डाउट नहीं है, जितनी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, बट कहीं ना कहीं थिंक टैंक या मैनेजमेंट बात कर रही होगी कि विराट कोहली रन्स नहीं कर रहे, नंबर, वैसे रमीज भाई ने कहा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि करना चाहिए बड़े मैच में, या ऐसी ओपनर के तौर पे ट्राई करना चाहिए? कोई इसमें कोई मसला नहीं है, ऐसे प्लेयर्स को एडजस्ट करने में इतना मसला नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 पे आ रहे हैं, अगर वो ओपन भी कर लेंगे तो उनके लिए इतना कोई बहुत बड़ी मैसिव चेंज नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि किसी ने 5वें नंबर से आगे ओपन करनी है। तो आई थिंक नंबर 3 तक जितने भी प्लेयर होते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। नया बॉल या उनको फेस करना पड़ता है और उसकी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अगर वो थोड़ा चेंज भी करते हैं कोई इशू नहीं है। अगर वो नहीं भी चेंज करते, देखिए एक प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं है और वो ऐसा प्लेयर है कि वो किसी दिन भी आपको मैच जिता सकता है, आई थिंक वो इंडिया उनको बैक करेगी, इधर वो 3 नंबर पे खेलें या ओपन करें। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरफ सोच रहे होंगे कि यार विराट कोहली को हम ना खिलाएं। अगर वो खिलाएंगे मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि ही एड सो मच वैल्यू इन द टीम, ही इज़ वेरी फिट इन द फील्ड। उसके बाद डग आउट में कहीं ना कहीं यंग प्लेयर्स को वो प्रेशर सिचुएशंस के अंदर जो है वो गाइड करने में काफ़ी काम आता होगा, और आई थिंक कि उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया की टीम में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इजहार बाजवा साहब। अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो अभी तक स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और दोनों टीम्स की अगर बात करें तो उनका स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर है, लेकिन आप क्या समझते हैं किस टीम का स्पिन डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आई थिंक दोनों टीमों का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, और डिफरेंस है भी तो थोड़ा बहुत है। स्लो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर भी हैं दोनों के पास। शम्सी साउथ अफ्रीका के पास है, कुलदीप यादव इंडिया के पास है। वैसे स्लो लेफ्ट आर्म जो दूसरे होते हैं ऑफ स्पिन उस तरह के, वो भी साउथ अफ्रीका के पास महाराज है, इंडिया के पास जडेजा और अक्षर पटेल है, और मार्करम भी है एज अ पार्ट टाइम स्पिन ऑप्शन साउथ अफ्रीका के पास। इस हवाले से दोनों का बहुत अच्छा है। और लेकिन अगर ज़्यादा बेहतर तस्वर किया जाए तो शम्सी इस तरह के स्पिनर हैं जो अगर फॉर्म में हो तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर फॉर्म में ना हो तो थोड़े वेवर्ड होकर उन्हें मार भी पड़ सकती है। जबकि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल तो ख़ास तौर पे अपनी लाइन लेंथ के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर है और बहुत ही डिसिप्लिन से बॉलिंग करते हैं। लेकिन आई थिंक जो बारबेडोस का ग्राउंड है उसमें ये वाहिद कैरेबियन में जितने भी T20 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, उसमें वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेट लिया है। तो फास्ट बॉलर्स का बड़ा क्रूशल रोल हो सकता है फाइनल में, और मेरा ख्याल है ये स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट की जा सकती है दोनों टीम्स के पार्ट पे कि एक स्पिनर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पेसर लेके आए, जिस तरह साउथ अफ्रीका के पास बार्टमैन की ऑप्शन है या इंडिया के पास सिराज की ऑप्शन है। तो कंडीशंस के मुताबिक वैसे भी एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड कंसिडर किया जाता है कैरेबियन में सेंट लूसिया के बाद, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जा सकती है कि एक और फास्ट बॉलर को एक स्पिनर को ड्रॉप करके लेके आए दोनों टीम्स। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ में देखा, जब से जितने मैचेस देखे, स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल था। आपके ख्याल में जिस तरह वर्ल्ड कप का अगर फाइनल को रिकॉल करें हम, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता इनसे फाइनल, तो शॉर्ट बॉल्स काफ़ी की और स्लो बाउंसर बहुत ज़्यादा किए, कमिंस ने, बाकी हेजलवुड वगैरह ने। आपके ख्याल में ये टारगेट कर सकते हैं इंडियन बैटर, क्योंकि रोहित शर्मा के अलावा शायद कोई भी इतनी अच्छी पुल या हुक नहीं मारता?
तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिविया क्वेश्चन है कि वो कौन सा फाइनल है जहां पे 4 एक ही तरह के स्पिनर्स खेल रहे हैं, 2 साउथ अफ्रीका के और 2 भारत के, क्योंकि दोनों एक ही रिस्ट स्पिन भी है, रिस्ट स्पिन है, बिल्कुल लेफ्ट ऐसे आर्म ही और लेफ्ट आर्म है। बिल्कुल तो ऐसे ही ये भी एक तरह से रिकॉर्ड होगा। मैं समझता हूँ, देखें यहाँ पे शॉर्ट बॉल करना जो है ना उसका फायदा जरूर है। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं अच्छी पुल शॉट खेलते हैं, सूर्या कुमार यादव भी बहुत अच्छी पुल शॉट खेलते हैं, विराट कोहली को एक आधा दफा मसला हुआ है, सो उनके अगेंस्ट टैक्टिक्स यही अपनाए जाएंगे। बट क्योंकि गेंद अगर आगे आया या गुड लेंथ पे भी हुआ तो आप कई एंगल्स आप बना सकते हैं एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर, अगर आप क्वालिटी के बल्लेबाज हैं। बिल्कुल। ठीक है। अदर भाई आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें इसके हवाले से? देखिए आजकल हर टीम के पास डाटा मौजूद होता है, ग्राउंड का डाटा भी होता है, ऑपोजिशन का भी होता है, एनालिस्ट होते हैं सारे। आई थिंक कि हर बॉलर अपने हिसाब से उनके प्लान्स होंगे हर बैट्समैन के अगेंस्ट। वो यही बात है कि ऑस्ट्रेलिया को देख लें या बाकी टीमें जो यहाँ खेली हैं, उन्होंने स्पेशली डिफेंड करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ का इस्तेमाल किया है, स्पेशली बड़ी बाउंड्री की तरफ बॉलिंग करते हुए उन्होंने ज़रूर कट जिसको स्लोअर बाउंसर कहते हैं इनटू द पिच बॉलिंग बहुत ज़्यादा की है। तो आई थिंक कि इन सब डाटा को इकट्ठा करते हुए साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों टीमों ने प्लान किया होगा, ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के बॉलर्स बल्कि इंडिया के बॉलर्स भी प्लान कर रहे होंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो आई थिंक कि वहाँ पे दोनों टीमों की मैनेजमेंट जो है ना वो इस टाइम पे यही लगी होगी कि कौन सी लेंथ इस इन पिचेस के ऊपर कौन से बॉलर, स्पिन बॉलर या फास्ट बॉलर कौन ज़्यादा इफेक्टिव जा रहे हैं, और अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए वो और ऑपोजिशन की वीकनेस को देखते हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए टीम फाइनल में जाते हुए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को ज़रूर देखें, ये ना देखें कि दूसरे की टीम वीकनेस क्या है, बिकॉज एट दी एंड आप अपनी स्ट्रेंथ पे जीतते हैं, दूसरे की वीकनेस आप बाद में देखें। बिल्कुल सही है। इजहार बाजवा साहब, दोनों टीम्स में से फास्ट बॉलिंग किसकी आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है? आई थिंक अगर इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखें तो देर मोर रिलायंट ऑन बुमराह। अर्शदीप और हार्दिक पांड्या भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगर उससे कंपेयर करें साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग को तो साउथ अफ्रीका के जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, मार्को जेंसन हो गए, रबाडा हो गया, नौकी हो गए, एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट तो अगर कंपैरेटिवली देखें तो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर इंडिया के फास्ट बॉलर से ज़्यादा बेहतर हैं। इंडिया की फास्ट बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा रिलायंट है बुमराह पे, डिपेंड करता है कि बुमराह कितना अच्छा बॉलिंग करता है। तो आई थिंक टैक्टिक्स अपनी जगह, स्ट्रेटजीज अपनी जगह। आई थिंक इस तरह के मैच में जो अपने नर्व्स को अपना मेंटेन रखेगा, काम रहेगा अंडर प्रेशर, प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं, नर्व्स को कैसे कंट्रोल रखते हैं, कूल और काम कैसे रहते हैं और हैंडलिंग कैसे करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइसिव फैक्टर। बिल्कुल ठीक है। रमीज सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शॉन पॉलक बैठे हुए, उन्होंने मुझे अभी रिमाइंड करवाया कि एक दफा जो भारत हारा था साउथ अफ्रीका से पिछली दफा का वर्ल्ड कप 2021 का, वो पर्थ में हारे थे और वहां पे स्टीप बाउंस था। सो ये जो शॉर्ट बॉल है ना, ये डेफिनेटली इन प्ले होगा अगेंस्ट भारत, क्योंकि एक तो यानसन बहुत लंबे कद के हैं, उनको तो बाउंस मिले ही मिलेगा, बट फ्रॉम टैक्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा नहीं किया और गेंद आगे करते रहे या गुड लिंक पे करते रहे तो वो फिर चौके छक्के जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, अगर दोनों टीम की स्ट्रेटजी की बात करें, आपका क्या ख्याल है कि ये अटैक करेंगे या कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के सेफ जोन में जाएंगे, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखा कि इंडिया ने पूरा अटैक करने की, वन साइडेड अफेयर करने की कोशिश की? नहीं, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए उनके अब जैसे मैंने कहा ना कि टेम्पलेट सेट हो गया है, ये एक तरह से उनके इनग्रेन किया गया है ये एग्रेशन विद द बैट, और इसी तरह से साउथ अफ्रीका भी कोई चीज चेंज नहीं करेंगे वो, क्योंकि क्यों करें, फाइनल समझ के और फ्रीज तो नहीं ना होना। यही तो बात होती है कि नर्व्स की और टैक्टिक्स की, कि आप जितने रिलैक्स हो सके और वो चीज करें जिस आपको मैचेस जिता रही है। सिर्फ हाँ थोड़ी सी आपकी स्ट्रैटेजी फाइन ट्वीक हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता कि पूरा A to Z आप स्क्रिप्ट बदल दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रमीज सर। और अभी हम लेंगे एक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और बस कल का दिन है और फिर हमारी ये ट्रांसमिशन भी खत्म हो जाएगी और फिर रमीज सर भी वापस आ जाएंगे और आप हमारा प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा भी फिर देख सकेंगे। बिल्कुल।
अच्छा रमीज भाई, दोनों कल सेमीफाइनल जो हमने देखे उस पर भी आपका टेक ले लेते हैं। वन साइडेड अफेयर हुए और दूसरा मैच तो खासतौर पे हमें लगता था कहीं ना कहीं इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, कोई तगड़ा मुकाबला होगा। क्या आपको लगता है कि पिच का ऐसा रोल था कि स्पिनर ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया? खासतौर पे अक्षर पटेल की बात करें, कुलदीप यादव तो आउटस्टैंडिंग, मेरा ख्याल है अपनी लाइफ की बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, ये कई टीम्स हैं जो कि फ्लैट ट्रैक के ऊपर ना हमला करती हैं और कई टीम्स फंस जाती हैं। वही टीम फंस जाती है जहां पे थोड़ा सा गेंद ज्यादा स्पिन हो या गेंद रुक के आए, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसा लगा इंग्लैंड का भी यही हिसाब था कि जैसे ही गेंद ने टर्न किया वैसे ही इनकी बैटिंग भी फ्लॉप शो हो गया। अक्षर पटेल जो है, उनकी गेम अवेयरनेस कह लें, उनकी आउट क्रिकेट कह लें, वो स्मार्ट थिंकर है और वो पता चलता है जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, अपने से 100% बढ़ के वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत के लिए। और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, जब उनको ऊपर भेजा जाता है तो वो अकल के साथ हिटिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़े एड ऑन है वो। तो मुझे ये लगा कि इंग्लैंड के पास ना उन कंडीशंस को सामने रखते हुए बॉलिंग थी ना बैटिंग थी और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मोड में चले गए। वो एक दफा प्रेशर पड़ा ना तो चले हम रिवर्स फ्लिक कर लेंगे, रिवर्स स्वीप, निकल के इधर मार उधर मार, अटैक करके हम रिलैक्स कर देंगे सिचुएशन को और प्रेशर डाल देंगे। तो क्वालिटी बॉलिंग अटैक है भारत का और उन्हें होने नहीं दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है, ये जब तक कंडीशंस इनके माफिक नहीं होती है ना, ये उस तरह से नहीं है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम है अच्छा क्योंकि एडजस्ट करके आपको तड़पाएगी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि सिलेक्शन में इन्होंने जिस तरह नहीं थे और जो रूट को सिलेक्ट नहीं किया, ऐसे पिचेस पे एंकर करने वाला एक प्लेयर आपको मस्ट चाहिए था, इंग्लैंड मिस कर गया ये चांस? एंकर की ज्यादा मुझे तो बेन डकेट क्या है, उसको एक मैच भी नहीं खिलाया उन्होंने। मोइन अली को खिलाते गए हैं जबकि पता भी है कि वो बॉलिंग लिविंगस्टन भी थोड़ी बहुत 2-1 ओवर कर लेंगे। ये मैच विनर तो साबित नहीं हुए ना मोइन अली बॉल के साथ। तो उसको खिलाते हुए एटलीस्ट स्पिन को तो खड़काते हैं। वो रिवर्स फ्लिक, आपको याद होगा पाकिस्तान में उन्होंने बुरा हाल कर दिया था मार मार के। बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल। अजहर अली साहब, आप क्या समझते, टॉस जीत कर टीम को क्या फैसला करना चाहिए? देखिए, जो लग रहा है कि बैटिंग बारबाडोस में बैटिंग सूट कर रही है और इंडिया को मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टारगेट सेट करें, क्योंकि सेकंड टाइम और मुश्किल होता जाएगा। थोड़ा बॉल में स्पिन भी पहली इनिंग से ज़्यादा लेगा और इवन के फास्ट बॉलर्स जिस तरह बुमराह हैं या जो कटर्स वो यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। आई थिंक कि उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि पहले टॉस जीत के बैटिंग करना, क्योंकि जितने भी इस बारबाडोस में मैच में मोस्टली पहले बैटिंग में थोड़ा बॉल बेहतर आया बैट पे और जब भी टीम ने अटैक किया रन्स बनाए हैं। लेकिन सेकंड टाइम अराउंड जब हाई 180 प्लस या 200 के अराउंड टोटल हो जाता है तो फिर चेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और सेफ टोटल आप क्या समझते हैं? सेफ आई थिंक 180 प्लस किसी भी फाइनल में T20 में, स्पेशली वेस्ट इंडीज की कंडीशन और बारबाडोस की कंडीशंस को देखते हुए 180 प्लस विल बी अ वेरी गुड टोटल। ठीक है, इजहार बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं, टॉस जीत कर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली फाइनल में, नॉकआउट मैच में, फाइनल में आपको हैविंग रन्स ऑन द बोर्ड मैटर्स अ लॉट। और अगर आप चेस कर रहे हो तो जो स्कोर बोर्ड प्रेशर है उसको टैकल कैसे करती है टीम, वो बड़ा क्रूशल होगा। और टॉस जीत की कोशिश ही करनी चाहिए कि इसके 180 नहीं तो कम से कम 170 टोटल भी एक पार स्कोर होगा, जो अगर आप यू टेक इनटू अकाउंट द एडेड प्रेशर ऑफ चेजिंग अ टोटल इन फाइनल, तो डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी चाहिए। रमीज भाई से भी जान अब कोच करो इस शहर में हारन को बजाना क्या। आज मैं बहुत अफसुर्द है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अपना इन नियाजी बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। रमीज भाई अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई, बात ये है आज मैं बहुत ज्यादा अफसुर्द है। क्यों? हमारा टीम क्यों निकला है? खुदा की कसम, आपकी टीम इसलिए निकला है कि 24 घंटे सेलिब्रेशन करते रहे हैं वो। सेलिब्रेशन क्या, मुझे बताओ ये अपना ये नहीं पता ये अफगानिस्तान की टीम के साथ। ये टीम जो है ना, हाँ जी। अगर ये साउथ अफ्रीका ये अगर होता अफगानिस्तान में, हम देखता फिर कैसे बचता। वैसे हमने बदला लेना है। रमेश भाई, आग, बदले का आग मेरे सीने में जल रहा है। ये तो आपने खाना ज्यादा खा लिया, उसकी आग है। गुलेल मारेंगे, गुलेल से फायर। ये क्या भाई, मैं ये रास्ता किधर है रमीज भाई? ये दुबई चौक से जा रहा है अफ्रीका, कौन सा बस जाता है? बस नहीं जाती, प्लेन में जाना पड़ता है। प्लेन में? अच्छा चलो, प्लेन से उतरा तो प्लेन के बाद किस सिंची में बैठना है? चिंची? अल्लाह, मतलब चिंची नहीं है वहाँ पे। बदले का, यकीन जानो मैंने अपना घर का सारा रमीज भाई बर्तन तोड़ दिए अपना अजहर भाई,
ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसके बाद मेरा बेगम ने मेरे को तोड़ दिए सही बात है, बनता था, बेगम का बनता था। और मैंने तो कारोबार को आग भी लगा दिए। कितनी गलत बात है। ये पूछो किसका? किसका? बराबर वाले का। हाँ, तो अपने को क्यों नहीं आपका लगाई? कारोबार क्या है वैसे? मेरा कारोबार बहुत ज्यादा कारोबार है। मेरा बिजनेस रायती की तरह पूरे जो है वो मुल्क में फैला हुआ है क्या, ये पूछा है? पता नहीं, यही समझ नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब क्या करना है आपने? अब क्या करना है? अब बस दिल के जो पपोले हैं वो पूरते हैं और दिल के चाले जो है वो पढ़ते हैं। रमीज भाई, आप दुआ करें कि अगले बार जो है वो हमारा टीम जो है वो जीते इंशाल्लाह। दुआओं से नहीं, ये आप 50 पे आउट होंगे तो कैसे जीतेंगे आप? ये भी तो है, अभी हम तो ये भी नहीं सकते। खुशी होता तो डंग 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 टक 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 डंग दंदर दंदर, ये भी नहीं कर सकते। चले, जो 2 टीम्स कल फाइनल में जा रही हैं उनके लिए दंग डंग 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 कर दे। अच्छा, वैसे वहां पे 50 किए उन्होंने, जी। हमें 200 बताया हुआ था, पता उधर ही नहीं। 50 किए। वैसे मुझे बताएं इन्होंने 56 कैसे किए हैं? यार सब बातें छोड़ो, देखो अपनी मेरा बातें नहीं। आपकी सब जगह ठीक है। अजहर भाई, इतना जल्दी क्रिकेट क्यों छोड़ा है आपने? ये सवाल पूछना ये ना पूछे, देखिए। हाँ, ये तो बहुत ये गलत बात है। इतना वैसे रमीज भाई, आर यू एंजॉयिंग ओवर देयर? अब जबरदस्त, कुछ नहीं है करने को, छुट्टियों पे हूं मैं। वाह वाह, रमीज भाई मुझे भी ले जाओ। नहीं, आपको नहीं लेके जा सकता हाँ, मैं, क्योंकि इसलिए मेरे कि पास आप यहाँ करने चिंची को पे- कुछ भी नहीं है। आप चिंची पे आएंगे उस वक्त तक अगला वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया होगा। अच्छा रमीज भाई, एक सवाल है, खूबसूरत होता है या पीका होता है? खरबूजा ही गोरा है। ये खरबूजा है या गोरा गोरा है? है ये क्या? कैसा सवाल है? नहीं, गोरा दूर से अच्छा लगता है, पास आओ तो फीका फीका फील होता नहीं, है। ये वैसे पठान दोनों के बारे में। मतलब देर इज नो अट्रैक्शन, आई मीन टू से। अमीन टू से चलो भाई, मेरे ख्याल से अभी मेरा जाने का वक्त हो और गया। हमारा भी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। रमीज भाई, इंडिया की सक्सेस को अगर हम थोड़ा देखें ऑफ लेट में, तो सबसे बड़ी रीज़न जो हमें नज़र आती है वो उनकी बॉलिंग है। और जब बॉलिंग ने उनका काम करना शुरू किया 2-3 साल में, तो एक आउटस्टैंडिंग साइड नज़र आई। आपके ख्याल में जो बुमराह का रोल है इस टीम में और जिस तरह वो लीड करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा और साउथ अफ्रीका के पास क्या प्लान्स होंगे उनको कैटर करने के लिए? देखिए, बुमराह की राइज टू ग्रेटनेस जो है ना, वो बड़ी ग्रेट स्टोरी है एक्चुअली, इसलिए कि वो एक वन डायमेंशनल बॉलर से वो अब हर तरह की बॉल कर सकते हैं, हर पिच के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और फिर वो कई बॉलर्स का ये फेज आता है 3 साल, 2 साल, 4 साल, जबकि वो पीक पे रहते हैं। सो ये इनका पीक पीरियड चल रहा है, जहां पे गेंद कराना चाहते हैं वो बॉल इनकी बात मानता है। सो ये बड़ी एक यूनिक सी बात है और हम सब बहुत लकी हैं कि हम इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पे ज्यादातर बॉलर्स डिफेंसिव होते हैं। ये मिडिल में आके भी ऑफेंसिव होते हैं और इनको पता है कि कब चेंज ऑफ पेस करनी है, और चेंज ऑफ पेस कोई नहीं पढ़ सक रहा है, इतनी अच्छा वो डिसेप्टिव इनके पास है। तो बल्कि सारी जो एक आपने सक्सेस स्टोरी पूछी है ना मुझसे इंडिया की, वो है कि हर एक का स्किल लेवल जो है पिछले 2-3 सालों वो इम्प्रूव किया है, चाहे वो कोई भी हो। सो ये कंपटीशन आपस में भी है पोजीशंस के लिए, और जनरल एक तरह से एक स्टैंडर्ड जो है ना वो भी ऊपर गया है, जिसकी वजह से ये ऑलराउंड ब्रिलियंट टीम बन गए हैं। रमीज भाई, ये एक जी 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 नहीं, आप पूछें। जी, मैं ये कहना था, जिस तरह आपने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस की तरफ गई, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में लड़का पहले पीक से स्टार्ट करता है और डिक्लाइन की तरफ जाती है। इररिस्पेक्टिव दूसरी कंट्रीज की बात करें तो हर कंट्री में लड़का इंप्रूव करता है, भारत की जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये क्या रीजन बेसिक लगती है आपको इसके? देखिए, ये माहौल से ग्रेटनेस आती है, आपको एनवायरनमेंट से ना आप चैंपियंस बनाते हैं, और जब आपका टर्बुलेंस रहती है तो आप कभी भी एट पीस नहीं हो सकते हैं। जो देखिए ग्रेट राइटर्स हैं ना, जो किताबें लिखते हैं, वो जंगलों में कई दफा चले जाते हैं जहां उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है। कई यहाँ पे वेस्ट इंडीज में गयाना में मुझे एक मिला था जो कि किताब लिख रहा था लड़का, कि जी मैं यहाँ आया हूँ ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, ये आपसे एक सुकून छीन लेती हैं, और फिर आप जो है वो एक पॉलिटिक्स में धकेल दिए जाते हैं अननेसेसरीली।
तो ये जो टर्बुलेंट पीरियड है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ना नीचे ले जाता है। सो वो एक जो कांस्टेंट चाहिए होता है ना, वो जो बबल में रह के आप चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, वो 6 महीने चलता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेयरएज भारत में ये बबल मेंटेन किया गया, इरिस्पेक्टिव के चेंज ऑफ गार्ड होता है बीसीसीआई में या नहीं होता है, उनकी जो एक प्लानिंग है उसमें कोई कसर नहीं रहती है। सो प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, हमारा प्रोसेस भी स्ट्रांग नहीं है और बहुत जगह पे काम होने वाली है। हम नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी पे यहाँ तक पहुंचते हैं और उसके बाद जैसे ही हमें कुछ हमारी स्मार्टनेस चाहिए होती है, जहाँ पे हमें 1 for all and all for one खेलना पड़ता है, वहां पे हम रह जाते हैं पीछे, इसलिए कि वो माहौल नहीं मिलता हमें। बिल्कुल। विनर है ना अनाउंस कर, आज का जो विनर है उस हवाले से अगर आपको आवाज आ रही है क्या कान में? मुझे क्यों नहीं आ रही है? विनर के नाम रिजवान प्रकाश है जी आज के विनर, और जो राइट आंसर है वो विराट कोहली है। विराट कोहली ने 2014 के जो सेमीफाइनल दोनों टीमों के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में खेला गया, बहुत बहुत मुबारक हो। उनको इनका मुबारक नाम हो। क्या है? रिजवान प्रकाश। रिजवान प्रकाश, बड़ा डिफरेंट नाम है। और कहाँ से हैं ये? हमारे कराची से, from कराची। कराची से हैं हमारे विनर जी। बहुत बहुत मुबारक हो प्रकाश साहब को। बिल्कुल है। अदर भाई इनका इनका जो ध्यान है ना वो रसमलाई की तरफ ये मेरा कहना प्रोड्यूसर साहब को देनी पड़ेगी, नहीं तो इजी नहीं वो होना। आ गई है, मैं वो वहीं पे आई जस्ट आई कौन ये आ गई है? ये रसमलाई आ गई है। एक्चुअली नीली रोशनी कमरे में बंद है, मैं क्या करूं, मुझे रमीज पसंद है। ओह रमीज, हाउ आर यू? रीमा जी अस्सलाम रीमा वालेकुम। कौन हियर? क्या बात है, here and there everywhere। कैसे है? बाय द Okay. ग्रेस ऑफ अल्लाह आप बिल्कुल ठीक होंगे। प्रेजेंटेशन पे आई हैं आप। ऐसी ही बोलती हैं। और हिना हाँ, बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। असर आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू आपका नाम सही लेने का। असर आप मुझे हंसाइएगा मत, हाँ, क्योंकि मैं हंस नहीं सकती, मैंने बहुत कुछ करवाया हुआ है मुंह पे। ओ यार, असर आपको पता है औरत बड़ी प्यारी चीज है। हाँ अच्छा हाँ, वो अगर आपसे 100 बातें अगर आप उसकी सुन लें, अच्छा, अगर वो आपसे कोई बात करती है, अगर आप उसकी 100 बातें सुनेंगे, एक हाँ, से एक भी उसकी सुननी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल आप उसकी 101 बातें भी सुन लें, वो फिर भी आप एक से दूसरी भी उसकी आपको सुननी बिल्कुल, ये पड़ेगी। बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हैं और उनके साथ भी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही मैं बैठे हैं। experienced नहीं हूँ। नहीं, आप शादीशुदा तो है ना? जी जी मुझे आपसे एक सवाल जानना है इजहार साहब। जी जी। मैंने सुना है कि पाकिस्तानी जो आवाम है वो मोबाइल खरीदने के बाद और शादी करने के बाद इसी अफसोस में रहती है कि अगर हम वेट कर लेते तो बेहतर मॉडल मिल जाता। क्या ये बात सच है? ओहो, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही। रमीज साहब भी इनसे मुस्कुरा जवाब तो रहे ले हैं। लें। जवाब तो लेना किया होगा। था। बजाय पूरी तरह उनकी खामोशी में जवाब है, वो जुल्म मजलूम है इस वक्त, क्या उनके नहीं, जुल्म के? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड। Satisfied है। टीवी पे यही बहुत जवाब अच्छी सबका बात बनता है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि सब यहाँ पर सेटिस्फाइड है लेकिन हिना नहीं है। अभी मेकअप मेरी रूम, तो शादी नहीं हुई है। नहीं आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जी 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 मैंने जी। अभी मेकअप रूम में इनसे पूछा, हिना आपकी एज क्या है? तो कहती है कि 22 साल और कुछ महीने। और गलती से इनका वॉलेट सामने मुझे नजर आ गया, उस पे आईडी कार्ड था और वो कुछ महीने पता कितने थे, तकरीबन 145 महीने। आपको मना भी किया था नहीं बताना। ओह माय गॉड। और इरफान, इस शो के बाद क्या करेंगे आप? हाँ? मैं बड़ा कुछ करूंगा। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हिट फिल्म की फ्लॉप हीरोइन लग रही हैं आप। वो तो है, अब जब से क्या करें, चीटर्स आ गए हैं, आपको पता है, नई एक्ट्रेसेस आ गई हैं, नए लोग आ गए हैं पत्ते काटने वाले। अब सिर्फ इंसानों में नहीं चीटिंग होती बल्कि जानवरों में भी होती है। मुझे एक वाकया याद आ गया। क्या? एक शेर ने शेरनी से पूछा कि क्या मेरे से पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई था? अच्छा, तो शेरनी कहती, आपकी ये बात सुन के मुझे एक शेर याद आ गया। यानी उनकी जिंदगी में कोई शेर। और हमें भी इस बात के बाद इजाजत लेने का टाइम याद आ गया। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, अजहर भाई, इजहार भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल फाइनल होगा और आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।